प्रिय भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अपने इस वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। इसका पाठ नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी। देखो, सत्ता की साझेदारी होता क्या है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में सत्ता जो है 3 भागों में बटी हुई है। विधायिका यानी कि जो नियम बनाती है, कार्यपालिका जो नियमों का पालन कराती है, और न्यायपालिका जो हमें न्याय देती है। लेकिन इसी और हम सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 देशों की कहानी यहाँ पर बताएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। उन देशों के नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल उसका हमारे हरियाणा से भी कम है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से मिलती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से आधी। लेकिन इस देश में 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, यानी कि 59% लोग इस देश के डच भाषा बोलते हैं। डच जो कि इंग्लैंड के पड़ोसी देश हॉलैंड की भाषा है। शेष 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो कि फ्रांस की भाषा है, और शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में भी 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। लेकिन डच भाषी लोग इस बात से नाराज़ हैं कि फ्रेंच भाषी लोगों की वहाँ पर क्यों इतनी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, और दोनों में आपस में टकराव देखने को मिलता है। इसी तरह से श्रीलंका हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश है। हमारे देश के तमिलनाडु के दक्षिणी तट से मिला हुआ है। कई किलोमीटर की दूरी पर है, बीच में समुद्र है। आबादी इसकी 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। श्रीलंका की आबादी में भी कई तरह के लोग हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख सामाजिक समूह श्रीलंका में रहते हैं, उसका नाम है सिंहली समुदाय, जो 74% है। उसके बाद तमिल लोग, जो कि 18% हैं। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं, और हिंदुस्तानी तमिल जो कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका भेजे गए थे और वहीं पर रह गए, वो 5% हैं। अभी हम नक्शा देख सकते हैं। ये बेल्जियम का नक्शा है। किस प्रकार से यहाँ पर 2 भाषी लोग रहते हैं, और बीच में जो एक पीला भाग जो बना हुआ है, इसमें जर्मन 1% लोग। अब इन पाठों का यहाँ पर इन देशों का उदाहरण क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि श्रीलंका में ईसाई केवल 7% हैं, लेकिन सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब सोचिए कि इन देशों में भाषाओं के आधार पर लोग बटे हुए हैं। इस प्रकार से इनमें जातीय संघर्ष आपस में चलता रहता है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि आज़ाद हुआ, तो सिंहली नेताओं ने अपना प्रभुत्व जमाया। 1956 में तो कानून बना दिया गया कि जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाती थी। इससे जो है श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ती गई, और सिंहली और उनके बीच में संबंध बिगड़ते चले गए। बहुसंख्यकवाद 1 नंबर में आ जाता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक लोगों की इच्छाओं को दबा सकता है, यानी कि जो लोग संख्या में कम हैं उनकी इच्छाओं को दबा सकता है। 1980 में श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब है कि दोनों में आपस में युद्ध शुरू हो गया। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया, एक आरक्षण एक प्रकार का अपने देश में लागू कर दिया। उसमें उन्होंने क्या किया
कि मंत्री जो बनेंगे वो डच और फ्रेंच भाषी समान संख्या में रहेंगे। जितने मंत्री डच के बनेंगे उतने ही फ्रेंच के बनेंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, दे दी गई। यानी कि राज्य सरकारें अब केंद्र के अधीन नहीं रही। अक्सर कुछ लोकतांत्रिक देशों में गठबंधन सरकारें बनती हैं। ये एक गाड़ी दिखाई दे रही है, गठबंधन सरकार यानी कि साझे की सरकार ऐसी होती है कि एक ही गाड़ी के दो स्टीयरिंग, एक ड्राइवर इधर को भगाना चाह रहा है तो दूसरा ड्राइवर इधर को भगाना चाह रहा है। ये समस्या अक्सर भारत में देखने को मिलती है। शेष कल।